Hello students, welcome to this channel SIT classes. Do subscribe to this channel अगर इस चैनल में नए हो। यहाँ पर इस चैनल में हम तुम्हारे एकेडमिक्स रिलेटेड तुम्हारे स्टडी नोट्स, फ्री में टेस्ट और लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। हेलो अगेन, माय नेम इज़ शक्ति एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस हियर इन दिस चैनल। ये वीडियो सीरीज़ NTSC के मास्टर क्लास के नाम से है और यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज़ में हम आज के लेक्चर में तुम्हारा ये NTSC मास्टर क्लास का लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 3, जिसमें हम फिज़िक्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये तुम्हारा मोशन का ये लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में मोशन के बारे में और डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के बेसिस में टेस्ट्स अवेलेबल हैं जिसको फ्री में दे सकते हो और ऐसा टेस्ट देने के टेस्ट दे करके तुम अपना जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इस लेक्चर के बेसिस में उसे चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। A man goes 10 meters north, then 20 meters towards east, then displacement is। तो बेसिकली इसका अगर डायग्राम बना करके देखें तो फर्स्ट ही इज़ वॉकिंग 10 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर इसका एक ये बनाए तो ये डायरेक्शन मेरा नॉर्थ हो गया, ये डायरेक्शन इज़ योर ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज़ वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज़ साउथ। तो पहले क्या हो रहा है, द मैन इज़ वॉकिंग 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से लेकर के मैन क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर्स वॉक किया टूवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज़ योर 10 मीटर्स और ये ले लेते हैं पॉइंट ओ से लेकर के ए, और उसके बाद फिर 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के किस तरफ टर्न किया, यहाँ से लेकर के टर्न किया ये टूवर्ड्स ईस्ट इस तरफ, और तुम्हारा कितना 20 मीटर्स गया। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट इज दिस वन इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ OB। ठीक है, लेंथ ऑफ OB, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे OB है। तो OB का लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट OB, यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AO तुम्हारा क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 400। ठीक है, तो अगर 100 कॉमन लेकर के हम बाहर लेकर के आए तो क्या आ जाएगा OB इज इक्वल टू 10। ठीक है, 100 तुम्हारा कॉमन लेके बाहर आ गया तो अंदर में रह गया तुम्हारा 1 प्लस 4, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, मीटर्स। तो अंडर रूट 5 जो है इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो तुम्हारा इसका आंसर होना चाहिए ए। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। An aeroplane flies 400 meters north and 300 meters south and then flies 1200 meters upwards.
देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका डायग्राम बना ले पहले, तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन बिकम्स योर साउथ, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, और ये हो गया तुम्हारा वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले 400 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर हम देखें कि अगर मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो क्या हुआ, पहले 400 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ गया, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हुआ, पहले 400 मीटर्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा पहले गया 400 मीटर्स, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, और ये तुम्हारा ले लेते हैं दिस इज पॉइंट ए। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर 300 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, तो मतलब ये यहाँ से फिर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में तुम्हारा साउथ की तरफ 300 मीटर्स आया, तो ये तुम्हारा कितना हुआ, दिस इज योर 300 मीटर्स। तो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट, इसको ले लेते हैं तुम्हारा सी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इन दोनों के बीच का डिफरेंस ओ सी दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू योर 100 मीटर्स। तो पॉइंट सी में पहुँचने के बाद देन फ्लाइज 1200 मीटर्स अपवर्ड्स, तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ, यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ ट्रैवल किया 1200 मीटर्स। ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस सेक्शनली देखें ऐसे करके 1200 मीटर्स ये अपवर्ड्स ट्रैवल किया। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे करके ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट है तुम्हारा मान लो डी, और इसको ज्वाइन करें तो दिस ये हो गया। तो इस ट्राइंगल को अगर हम क्रॉस सेक्शनली अगर देखें तो देखो ऐसे करके दिख रहा है, दिस इज योर, ऐसे ये गया, ये, और ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ओ। तो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सी डी जो पार्ट है ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ओ। ओके, सी के वर्टिकली ऊपर होगा तुम्हारा पॉइंट डी। ठीक है, जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के वर्टिकली ऊपर होना चाहिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट सी, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट डी, और ये रहा, ये होगा तुम्हारा पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें क्योंकि सी से वर्टिकली ऊपर गया है 1200 मीटर। ठीक है, तो सी के वर्टिकली ऊपर होगा डी, तो ओ सी जो लेंथ है, दिस ओ सी लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी दिस ओ सी लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर्स, राइट, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर्स, और ये तुम्हारा 1200 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड्स गया है, तो दिस लेंथ इज योर 1200 मीटर्स, 1200 मीटर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखा जाए फाइनली जो तुम्हारा एयरप्लेन है वो तुम्हारा कहाँ पे है, पॉइंट डी में प्रेजेंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। और इनिशियली कहाँ प्रेजेंट था, इनिशियली पॉइंट ओ पे प्रेजेंट था, तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, नाउ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस केस में तुम्हारा क्या है, ओ डी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इक्वल टू ओ डी, और ओ डी के लिए क्या बोल सकते हैं, ओ डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पे, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ सी स्क्वायर मतलब कितना, 100 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर मतलब कितना, 1200 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर इज़ वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 1200 का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा इसको लिख सकते हैं दैट ओ डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1200 मीटर्स, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 1200 के आसपास ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 1200 का होल स्क्वायर है, तो जो भी इसका फाइनल वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 1200 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो दिस इज just by using approximation. So this is the correct answer to this problem. This is the correct answer to this problem. तो हम देख सकते हैं यहाँ से कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम।
An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be its displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, तो बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक, ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है तुम्हारा r। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है r और इस सर्कुलर ट्रैक को ट्रैवल करने में इस एथलीट को टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली 2πr लेंथ को कंप्लीट करने में एथलीट टेक्स 40 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो पहले ये निकाल लो कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के पॉइंट पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के पॉइंट पे ये एथलीट है कहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं ये एथलीट यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, तो एवरी 40 सेकेंड्स बाद वो वापस इसी पॉइंट पे आएगा क्योंकि वो कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ वो कंप्लीट कर रहा है। तो एवरी 40 सेकेंड्स आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स ही कम्स बैक टू दिस पॉइंट ओ। तो पहले देख लेते हैं कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में तुम्हारे टोटल कितने सेकेंड्स हो गए। 2 मिनट से मतलब 120 सेकेंड प्लस 20, तो कितना हो गया, इतना सेकेंड्स हो गया 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड लगा के लिख सकते हैं कि इन 40 सेकेंड्स एथलीट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, एथलीट कंप्लीट्स 1/40 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे में इन 140 सेकेंड्स कितना होगा, इन 140 सेकेंड्स एथलीट कंप्लीट्स 1/40 इंटू 140, ये और ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 7/2, या 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एथलीट क्या कर रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसको 3 बार ट्रैवल करने के बाद 0.5 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। तो मतलब फाइनली तुम्हारा ये एथलीट कहाँ प्रेजेंट होगा, फाइनली तुम्हारा एथलीट इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके ये जो तुम्हारा सर्कल था, इस सर्कल को ये एक बार ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी बार ऐसे ट्रैवल किया, फिर तीसरी बार ऐसे ट्रैवल किया, और ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से शुरू हुआ था। तो तीसरी बार ट्रैवल किया, वापस यहाँ पहुँचा, फिर देखो इसे कितना बार ट्रैवल करना है, 0.5 टाइम्स। तो 0.5 टाइम्स ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट पहुँचेगा, तो दिस इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल इन दोनों के बीच का तुम्हारा यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, दैट इज इक्वल टू डायामीटर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो व्हील है, ये देखो पॉइंट ए जो है वो इनिशियली यहाँ पर ऐसे ग्राउंड में कांटेक्ट कर रहा था, और फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाफ अ रेवोल्यूशन बाद ये व्हील इस पॉइंट तक पहुँचा आफ्टर
हाफ अ रेवोल्यूशन। तो आफ्टर हाफ अ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए जो है ये फाइनली तुम्हारा देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट को ले लिया ए डैश, और ये तुम्हारा इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट था, और दिस ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको ले लेते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का हमें शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए शॉर्टेस्ट लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, तो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू ए डैश। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स है दैट इज इक्वल टू ए डैश। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ दिस ए डैश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखें तो ए डैश तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट ए डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर प्लस ए डैश ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से लेकर के हाफ अ रोटेशन हो रहा है ना, हाफ अ रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लेंथ ट्रैवल हुआ होगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर। क्योंकि अगर पूरा रोटेट करता तो क्या होता, ये पूरा सरकमफरेंस अपना ट्रैवल करता, पर हाफ रोटेशन हुआ है मतलब हाफ ऑफ इट सरकमफरेंस ये ट्रैवल किया होगा। तो ए ओ इज इक्वल टू पाई आर, ए ओ इज इक्वल टू पाई आर, और हम देख सकते हैं ए डैश ओ जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू इट्स डायामीटर, तो दैट इज इक्वल टू 2r। तो क्या लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर, नॉट स्क्वायर, पाई आर। ओके, तो क्या हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए डैश ओ क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर कॉमन लेके अगर बाहर लेके आए तो आर रह गया, और अंदर में क्या रह जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो बेसिकली यहाँ पे आर तुम्हारा कॉमन जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इक्वल टू आर इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहाँ पर एक आर आ जाएगा। अच्छा, रेडियस तुम्हारा 1 मीटर दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है तो आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, रेडियस तुम्हारा 1 मीटर दिया हुआ है तो आर इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। The numerical ratio of displacement to the distance covered is always। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जनरल रिलेशनशिप क्या था, जनरल रिलेशन बिटवीन
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट वाज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पूछा गया है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो जनरल रिलेशनशिप का इक्वेशन तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ले आए तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या डिस्टेंस तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है, इट कैन बी सीन दैट इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगा और इट इज़ जनरली लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू और लेस देन 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। A 100-meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometers per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 1 kilometers is। तो यहाँ पे जो velocity दिया हुआ है, that velocity is equal to 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो 45 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट तरीका है इंटू 5/18 कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 6/18, ये तुम्हारा हो गया 15, ये तुम्हारा हो गया 3 2 तो ये तुम्हारा गया 5। तो जो वेलोसिटी आया दैट इज इक्वल टू 25/2। तो इसको लिख सकते हैं 25/2, तो ये तुम्हारा हो गया 12.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो, जो तुम्हारा ट्रेन है, ट्रेन का खुद का लेंथ है तुम्हारा 100 मीटर्स और इट नीड्स टू क्रॉस अ ब्रिज विच इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, जो कि तुम्हारा हो गया 1000 मीटर्स। तो बेसिकली अगर तुम्हारा ये ब्रिज है, अगर तुम्हारा ये ब्रिज है, ठीक है, तो ये लेंथ हो गया तुम्हारा बेसिकली दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और ब्रिज को ले लेते हैं, ये तुम्हारा है मान लो CD। और अगर एक ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, ये तुम्हारा है मान लो ट्रेन। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसको इफेक्टिवली पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए, ठीक है, जब तुम्हारा ये पूरी तरह से क्रॉस करेगा, ट्रेन का जो एंड वाला A है, इट विल जस्ट लीव दी पॉइंट D, तब जाकर ये सक्सेसफुली क्रॉस करेगा। तो ट्रेन का खुद का लेंथ तुम्हारा कितना था, ट्रेन का खुद का लेंथ है तुम्हारा 100 मीटर्स। तो टोटल इफेक्टिवली लेंथ कितना ट्रैवल करना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सो द इफेक्टिवली द टोटल लेंथ, the total length that the train needs to travel is अपना खुद का लेंथ 100 मीटर्स प्लस ब्रिज का लेंथ 1000 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ ट्रैवल हो रहा है दैट इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो देख सकते हैं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट
s इज इक्वल टू 1100 मीटर्स। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें टाइम निकालना है, टाइम इज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 1100 अपॉन वेलोसिटी कितना है 12.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू 88 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टी मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली क्रॉस दिस ब्रिज दैट टी इज इक्वल टू 88 seconds. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक से तुम्हारे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनके बारे में पहले डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वांटिटीज़ हैं क्या और उसको यूज़ क्यों करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन तीनों पॉइंट को अगर समझने जाए तो आई गेस इन सारे टॉपिक्स में तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं तुम्हारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे है तुम्हारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन अगर देखें दैट एवरेज स्पीड is basically equal to total distance upon total time taken। ये बेसिकली फॉर्मूला है तुम्हारा एवरेज स्पीड का। सिंस न्यूमरेटर में देखो डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में टाइम टेकन है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। ओके, और देखो सिंस तुम्हारा यहाँ पे न्यूमरेटर में डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में टाइम है और दोनों तुम्हारा स्केलर क्वांटिटीज है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय the total time interval during which the motion has taken place। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो तुम्हारा सिंस न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर्स पर सेकेंड। और तुम्हारा देखो न्यूमरेटर में चूंकि तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में टाइम है जो कि स्केलर है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे देखो मोशन जो है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट बी सी डी ई एफ, इस एंटायर पाथ का
ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, फ्रॉम ए टू एफ इस डायरेक्शन में मूव किया। और इस एंटायर पाथ को कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ये बी, ए बी तुम्हारा एक सेगमेंट है, बी सी एक सेगमेंट है, सी डी, डी ई एंड ई एफ। ए बी में 2 सेकंड के लिए ट्रैवल किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। बी सी में 5 सेकंड के लिए ट्रैवल किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ऐसे ही सी डी में 50 सेकंड के लिए ट्रैवल किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स। डी ई में 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। ई एफ में 25 सेकंड के लिए ट्रैवल किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स। ठीक है, और सिंस ये तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिंस द ऑब्जेक्ट is moving in one direction, इसलिए क्या बोल सकते हैं, that distance is equal to displacement in this case. Distance is equal to displacement in this case. ओके, तो यहाँ पे ए बी पार्ट का अगर देखें, ए बी में तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड एट ए बी दैट विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, स्पीड नहीं करके यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम टेकन वो निकाल लो। तो तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ए बी में तुम्हारा कितना के लिए ट्रैवल कर रहा है, 50 मीटर्स ट्रैवल किया। उसके बाद फिर तुम्हारा कितना 100 मीटर्स ट्रैवल किया, तो तुम्हारा कितना हो गया टोटल, 50 प्लस 100 150। ठीक है, फिर 150 के बाद फिर देखो यहाँ पे सी डी में तुम्हारा फिर 150 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 300। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ 200 ट्रैवल कर रहा है तो 500, और यहाँ पे आया टोटल 800। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना ट्रैवल हुआ, 800। ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन तुम्हारा कितना हो गया, देखो 2 प्लस 5 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 25, तो टोटल टाइम तुम्हारा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 92 सेकेंड्स। ठीक है, तो इनको अगर डिवाइड कर लें 800 डिवाइडेड बाई 92, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, दैट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 8.69 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा था एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने जाएं, एवरेज वेलोसिटी निकालने चाहें तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट तुम्हारा ये पॉइंट एफ है और इनिशियल पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 800, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 800 अपॉन डिनोमिनेटर में हो गया 92, दैट इज इक्वल टू 8.69 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स है ना, तो ऐसा देख लो कि हर एक सेगमेंट में हम स्पीड निकाल करके देखते हैं। ठीक है, हर एक सेगमेंट में स्पीड का वैल्यू क्या है, तो स्पीड तुम्हारा ए बी में स्पीड फॉर ए बी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए बी के लिए तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 50 और डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम तुम्हारा 2 सेकेंड्स है, तो ये तुम्हारा हो गया 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड फॉर बी सी दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी सेगमेंट में तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर्स, कितने टाइम के लिए 5 सेकेंड्स के लिए,
तो 100/5 ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद फिर देखते हैं स्पीड फॉर सी डी, दैट विल बी इक्वल टू, सी डी के लिए तुम्हारा कितना हो जाएगा, सी डी में तुम्हारा 150 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, टाइम तुम्हारा 50 सेकेंड्स है, तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद स्पीड फॉर डीई, स्पीड फॉर डीई दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/10, तो ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। और उसके बाद फिर स्पीड फॉर ई एफ दैट विल बी इक्वल टू कितना 300/25, यहाँ पे ई एफ में डिस्टेंस तुम्हारा 300 मीटर्स है, तो 300/25, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई स्पीड विल ऑल्सो बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो हर सेगमेंट में स्पीड का जो भी वैल्यूज हैं वेलोसिटीज के भी वही वैल्यू होंगे। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हर सेगमेंट में, ठीक है, हर सेगमेंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो तुम्हारा चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा कितना था, यहाँ पे तुम्हारा था 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इस केस में। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना है 3 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो हर सेगमेंट में एक्चुअली में क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है हर सेक्शन में। एंड तो अगर हम पूछे कि तुम्हारा ए से लेकर के एफ तक पहुंचने में, ठीक है, तुम्हें कितना स्पीड लगा और कितना टाइम लगा, तो फिर क्या बोलोगे कि नहीं हम पहले 25 मीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रैवल किए फॉर 2 सेकेंड, फिर 20 मीटर्स वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किए फॉर 5 सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किए फॉर 50 सेकेंड, लाइकवाइज 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रैवल किए फॉर 10 सेकेंड्स एंड 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रैवल किए फॉर 25 सेकेंड्स। तो दिस इज वेरी मच लेंदी। ठीक है। दिस इज वेरी मच लेंदी क्योंकि हम पूरे मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ रहा है हमें। ओके। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इस एंटायर मोशन को शॉर्टकट में बताने के लिए हम क्या बोलेंगे कि वी ट्रैवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8.69 मीटर पर सेकेंड फॉर अ टोटल टाइम ऑफ 92 सेकेंड्स। ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारा क्या हो गया कि तुम्हारा हमें इस एंटायर मोशन में जहाँ पे एक्चुअली में स्पीड और वेलोसिटीज की वैल्यू चेंज हो रही थी, उसको हम रिप्लेस करके एक एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के पॉइंट से हम इसको शॉर्टकट में बता देंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली हर पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटीज की वैल्यू क्या थी उसको बताना ना पड़े। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ में हम जब मूव करते हैं तो हम क्या होता है कंटिन्यूसली एक्सीलरेटर लगाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर मूव करते हैं। ठीक है। तो हमारा स्पीड और वेलोसिटीज की वैल्यू एक्चुअली में बहुत चेंज होता है। तो इसलिए किसी मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन करने की जगह हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 8.69 मीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किए थे फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 92 सेकेंड्स। ओके। सो बेसिकली इन रियल वर्ल्ड, the values of speed and velocity changes continuously. ठीक है। the values of speed and velocity changes continuously. ठीक है। so to describe such motion using the concept of average
स्पीड स्लैश वेलोसिटी। ठीक है, वी अज्यूम that the body moved with constant average speed slash velocity for that same time interval ठीक है, simply to describe the motion। आई होप तुम्हें ये पॉइंट तुम्हारा समझ में आया हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ये चैनल जो SIT क्लासेस हैं, एंड दिस इज मी शक्ति, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस आउट। ओके, if displacement is dependent on time such that x is equal to 2t minus 2, then find out average speed up to 4 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, x इज इक्वल टू 2t माइनस 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 4 सेकेंड तक हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एट t इक्वल टू 0 ये x का वैल्यू या फिर जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो तुम्हारा क्या है। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0, ठीक है, x विल बी इक्वल टू 2, ब्रैकेट में तुम्हारा t के जगह 0 लिख दो। तो ये इक्वेशन जो सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, तो ये तुम्हारा हो गया -2, ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट वी नो दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, मॉड्यूलस साइन के अंदर -2। मॉड्यूलस साइन क्या होता है, मॉड्यूलस साइन सिंपली ऐसे करके लिख लो, मॉड्यूलस साइन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, अंदर जो भी वैल्यू हो प्लस माइनस ए जो भी वैल्यू हो, इट विल ऑलवेज गिव दी वैल्यू प्लस ए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, +2। ऐसे ही एट t इक्वल टू 4, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4, तो इस इक्वेशन में हम t का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डिस्टेंस एट 4 सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 8 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इट इज पॉजिटिव वैल्यू, और डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस साइन के अंदर +6 ऐसे लिखे, तो ये दिया +6। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ, फर्स्ट डिस्टेंस जो था दैट वाज इक्वल टू +2, सेकंड डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट वाज इक्वल टू +6। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू +2 + 6। ठीक है, +2 + 6 दैट इज इक्वल टू +8। और टोटल टाइम तुम्हारा कितना है, टोटल टाइम तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ऐसे में तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना आया, +8
एंड टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड आया तुम्हारा 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। Now instantaneous speed. Instantaneous speed is the speed of an object at a particular moment in time. ठीक है, at a particular moment और at a particular instant in time. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर स्पीड जो है कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा हो तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट जो भी तुम्हारा स्पीड होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, instantaneous velocity is the velocity of an object at a particular moment or instant in time. तो अगर तुम्हारा velocity जो है वो अगर continuously change हो रहा है तो at a particular point of time या फिर at a particular instant जो भी तुम्हारा velocity का value होगा उस point of time में, that is your instantaneous velocity. Okay? तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा स्पीड का वैल्यू कितना आया था, स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू था तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम्हारा 25 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर जो है इस जगह पे स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू कितना था, 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर जो है स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू कितना था, 2 मीटर्स पर सेकेंड। इस जगह पे जो था स्पीड या फिर वेलोसिटी दैट वाज इक्वल टू कितना, 20 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या था, स्पीड वाज इक्वल टू वेलोसिटी दैट वाज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अगर ज़ीरो है टाइम, ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, टोटल टाइम तुम्हारा 2 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक टोटल टाइम क्या हो जाएगा 7, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 57, ठीक है, ऐसे तुम्हारा 67, ठीक है, यहाँ पे हो गया 92। ओके, तो यहाँ पे ये क्या टाइम हो रहा है। तो अगर हमें मान लो जानना है कि ये तुम्हारा क्या था, टोटल टाइम, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे ये टोटल टाइम है। तो अगर तुम्हें जानना है कि यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसके पास स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या था, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 इसका मतलब यहाँ पे टोटल टाइम एट t इक्वल टू 5, जो भी तुम्हारा स्पीड का वैल्यू हो, जो भी तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू हो, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें जानना है फॉर t इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कहीं होगा एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा 7 सेकेंड और 57 सेकेंड के बीच में लाई कर रहा है। वहाँ पर इसका स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड स्पीड का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड, या फिर वेलोसिटी का वैल्यू फॉर t इक्वल टू 10 सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। So this was the example for instantaneous speed and instantaneous velocity. It basically gives you the value of speed, ठीक है, instantaneous speed या फिर velocity क्या है कि at a specific point of time, ठीक है, it basically is the value of speed या फिर velocity at a specific point of time. Now uniform speed. If an object covers equal distance and equal intervals of time, ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का तुम्हारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला पॉइंट कि इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके,
तो ऐसे में जो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा, इसका डेफिनेशन है तुम्हारा बेसिकली ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, ये इसका बेसिक ट्रेडमार्क है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस टाइप के ऑफ मोशन को कई बार ये भी बोला जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड is also called constant speed। ऐसे ही तुम्हारा फिर नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड constant velocity। It is also called constant velocity। और इसका जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इसका जो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ट्रैवलिंग इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए टू एफ। ठीक है, इट इज़ ट्रैवलिंग इन ए डायरेक्शन ऑफ ए टू एफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर तुम्हारा जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर देखें कि तुम्हारा ए बी में देखो 2 सेकंड के लिए ट्रैवल किया और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर्स। यहाँ पर 2 सेकंड के लिए ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर्स। ऐसे ही देखो हर 2 सेकंड में तुम्हारा क्या हो रहा है, ये 50 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है इन एवरी 2 सेकंड्स, 50 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि देयर इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे चूंकि तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या होगा, इट इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पे चूंकि ये तुम्हारा इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, दिस इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड होगा, सॉरी कांस्टेंट स्पीड, या फिर इसको बोल सकते हैं तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
when a body covers unequal distance in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform speed. The speed time graph of an object is not a straight line, ठीक है, then the body is moving with non-uniform speed. तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन इसे समझते हैं, ठीक है. यूनिफॉर्म स्पीड में तुम्हारा क्या था, देयर वाज इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली बी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, देखो इसको कैसे कह सकते हैं, इसको देखो ये ऐसे लिख सकते हैं दैट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इट विल बी अनइक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time. या फिर तुम्हारा equal distance in unequal intervals of time. ठीक है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा सभी के मतलब ये तीनों केस में तुम्हारा ये तीनों केस क्या है, ये तीनों केस बताता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Non-uniform speed. ठीक है, the characteristic point of this non-uniform speed is that speed varies with time, varies या फिर changes with time. ठीक है, तो जब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि एक इंस्टेंट में तुम्हारा टाइम मतलब स्पीड का वैल्यू कुछ है, अगले इंटरवल में स्पीड का वैल्यू चेंज हो जाएगा. सेम चीज़ इस पॉइंट के लिए भी है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो तुम्हारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. ऐसे ही तुम्हारा अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू चेंज होते रहेगा. ओके, तो ऐसे मोशन के लिए का जो तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ऐसे मोशन का जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, इट विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, then the body is moving with a non-uniform velocity. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं कि बेसिकली अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इक्वल displacement in unequal intervals of time, या फिर तुम्हारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सभी केस में तुम्हारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, दैट वेलोसिटी जो है इट वेरीज और चेंजेस विद टाइम. वेलोसिटी varies or it changes with time. ठीक है, तो ये तुम्हारा की पॉइंट है इस टाइप के मोशन के लिए. और ऐसे में तुम्हारा इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा
इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर देखें यहाँ पे देखो ए बी सेक्शन में तुम्हारा क्या फॉर 2 सेकेंड्स ये 50 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, फिर तुम्हारा फॉर 5 सेकेंड्स बी सी सेगमेंट में ये 100 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, फिर सी डी 50 सेकेंड्स में तुम्हारा ये कितना 150 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ही देखो 10 सेकेंड में 200 मीटर्स एंड 25 सेकेंड के लिए 300 मीटर्स। तो यहाँ पे देखो इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal intervals of time, in unequal intervals of time. And once again this is SIT classes and my name is Shakti, and do subscribe to this channel. Okay, unequal distance displacement in unequal intervals of time, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से अगर इस ए बी इंटरवल में अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू देखें, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फ्रॉम ए टू एफ जा रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, दैट वाज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकंड। इस सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे क्या था, स्पीड वाज इक्वल टू वेलोसिटी दैट वाज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड वाज इक्वल टू वेलोसिटी एंड दैट वाज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। और ऐसे ही तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू देखो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ स्पीड स्लैश वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। हेंस ये भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। हेंस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई दिक्कत होता है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज शक्ति एंड आई विल बी more than happy to help you guys out. Okay, if a car covers 2/5 of the total distance with speed v1 and 3/5 of the distance with speed v2, then average speed is, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू ले लेते हैं x, ठीक है। तो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये तुम्हारा 2/5 ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया v1 स्पीड के साथ, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचा तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या हो गया 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, कितना हो गया 3x अपॉन 5। इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया विथ स्पीड v2, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इस एंटायर मोशन के लिए तुम्हारा कितना एवरेज स्पीड हुआ होगा। तो बेसिकली इस पाथ को ट्रैवल करने के लिए तुम्हारा लगा मान लो t1 टाइम, और इस पाथ को ट्रैवल करने के लिए लगा मान लो t2 टाइम, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन, फॉर
फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन, ठीक है, 2x/5 डिस्टेंस is traveled with v1 velocity, ठीक है। और हमें पता है दैट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें अब टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट t1 विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था यहाँ पे तुम्हारा 2x/5, और तुम्हारा क्या है, जो भी मोशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x/5 और वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी अपॉन हो गया v1। तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं दैट t1 इज इक्वल टू 2x/5 v1। ये तुम्हारा आ गया t1 टाइम, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं कि फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन, half of the motion 3x/5 distance is traveled with v2 velocity, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, t2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x/5 डिनोमिनेटर में आ गया, और वेलोसिटी कितना था v2, तो ये v2। तो t2 का वैल्यू आ गया 3x/5 v2, और t1 का वैल्यू आ गया 2x/5 v1। तो यहाँ से इस डेटा की मदद से अब हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम हो गया रिक्वायर्ड, तो बेसिकली यहाँ से लिख सकते हैं दैट टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू T1 तुम्हारा क्या हो गया, 2x/5 v1 प्लस 3x/5 v2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इसे सॉल्व करने जाए, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन चल गया, ठीक है, 5 कॉमन चल गया बाहर, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो 5v1 v2, 5v1 कैंसिल हुआ, v2 ऊपर आ गया, तो 2x v2 प्लस 3x v1। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो रहा है, एंटायर मोशन के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, ये रहा वो वैल्यू टोटल टाइम का। तो इसको यहाँ पे पूरा लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 2x v2 प्लस 3x v1 अपॉन 5 v1 v2। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू x कॉमन लेकर के कैंसिल हो जा रहा है, और 5v1 v2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। A particle moving in a straight line covers half the distance with speed 3 meters per second. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with speed 4.5 meters per second and 7.5 meters per second respectively. The average speed of the particle during this motion is.
तो ऐसा कर लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ से लेकर के जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको मान लेते हैं 4x। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद 3 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट हाफ, ये कितना हो रहा है 2x। ठीक है, उसके बाद फिर द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है t टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट है और ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर स्पीड है तुम्हारा 4.5 मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पर है तुम्हारा 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ में था यहाँ पे तुम्हारा स्पीड था 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा ये डायरेक्शन तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ अगर टाइम पीरियड अगर निकालने चाहें फॉर फर्स्ट हाफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ से लिख सकते हैं दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है इसको ले लेते हैं तुम्हारा t1। तो दिस t1 कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 2x का, और वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे t1 टाइम। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स है तुम्हारा सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ में, पर तुम्हारे यहाँ पे दोनों का स्पीड्स अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर सकते हैं कि जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड हाफ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर फर्स्ट हाफ तुम्हारा टाइम पीरियड ये आ गया, और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस हो गया फर्स्ट हाफ के लिए तुम्हारा कितना 2x। अब देखते हैं फॉर सेकेंड हाफ। ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ इसको ले लेते हैं तुम्हारा x2। तो दिस x2 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 4.5 इंटू टी। ठीक है, और ऐसे करके फॉर थर्ड हाफ डिस्टेंस इज अगेन इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दैट x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड का वैल्यू कितना है 7.5 मीटर्स पर सेकेंड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना आया 2x प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x प्लस x2 प्लस x3। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x2 का वैल्यू कितना आया 4.5 t। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 7.5 t। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि यहाँ से लेकर के ये तक तो तुम्हारा फर्स्ट हाफ तो तुम्हारा 2x इतना 3 मीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ ट्रैवल हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड होकर के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे 2x डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से दैट 4.5 t प्लस 7.5 t इज इक्वल टू
2x। ठीक है, तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस 7.5, तो ये कितना हो गया 11 12। तो 12t इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से आ गया दैट t इज इक्वल टू 2x अपॉन 12, तो ये तुम्हारा आ गया x अपॉन 6। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल टाइम क्या हो जाएगा। टोटल टाइम फर्स्ट हाफ को ट्रैवल करने में t1 टाइम लगा था, t1 प्लस यहाँ पे t टाइम और यहाँ पर t टाइम, तो क्या लगा टोटल 2t। दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम t। तो टोटल टाइम का अगर वैल्यू लिख लें तो क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2x अपॉन 3 प्लस 2t। 2t तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई 6, तो ये हो गया तुम्हारा x बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये देखो 3 तुम्हारा एलसीएम गया, तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x अपॉन 3। ठीक है, 3x अपॉन 3, तो ये आया तुम्हारा x। तो ये तुम्हारा हुआ। अब देखा जाए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज स्पीड, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ टोटल 4x ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 4x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया x। तो ये और ये कैंसिल आकर के जो पूरा का एवरेज स्पीड आया दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम। Instantaneous velocity of a body can be measured graphically, vectorially, by speedometer or none of these। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। Instantaneous velocity is the velocity of any object at a given instant। ठीक है, एट अ गिवन इंस्टेंट या फिर एट एनी गिवन मोमेंट, जो भी उसका वेलोसिटी का वैल्यू होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली अगर तो यहाँ पे देखा जाए ग्राफिकली वेक्टोरियली बाय स्पीडोमीटर और नन ऑफ दीज। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार है, जो बाइक है, उसमें जो स्पीड मेजर करने के लिए जो कांटा लगा रहता है दैट इज़ योर स्पीडोमीटर, जहाँ पे ऐसे करके ग्रेडिंग रहेगा। ठीक है, और ऐसे करके जो भी कांटा है वो तुम्हारा पॉइंट करता है टू स्पीड। तो स्पीडोमीटर जो है वो तुम्हारा वैल्यू बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, क्योंकि जैसे हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे मेरा ये कांटा जो है वो भी तुम्हारा इंक्रीज़ करता है, या फिर अगर स्पीड हम डिक्रीज़ करें तो वैसे वैसे जो ये नीडल है अकॉर्डिंगली पॉइंट करता है। तो स्पीडोमीटर एक तरीका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानने का, और दूसरा हो गया तुम्हारा ग्राफिकली। ठीक है, कि अगर हम इसका वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसको प्लॉट कर लें, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्पीड मान लो ऐसे इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, ऐसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ जैसे भी हुआ, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, हमको चाहिए तो हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली भी बताया जा सकता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड graphically and by the help of speedometer। Speedometer is a device that reads speed of a moving vehicle, जो हमारे कार्स, बाइक्स या फिर स्कूटी जो है सब में लगा रहता है। ओके,
तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम, आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस प्रॉब्लम. What determines the nature of the path followed by the particle? ठीक है, तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन तुम्हें सिंपली बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो एक्सेलरेशन तुम्हें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी, अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ. ये अगर इनिशियल है और बी अगर तुम्हारा फाइनल पॉइंट है और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करके पॉइंट बी तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ. तो ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी है. जबकि स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ठीक है, तो डिस्टेंस को मेजर, स्पीड को मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ. ठीक है, तो बेसिकली वी गेट द वेरी नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पार्टिकल. ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की मदद से हम क्या बेसिकली हम स्पीड निकाल रहे हैं. तो हमें कौन बताएगा, स्पीड इनडायरेक्टली बताएगा द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द मूविंग पार्टिकल. ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. तो इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हें टेस्ट अवेलेबल है जो कि टोटली फ्री है, जो कि टोटली फ्री है. आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम इस लेक्चर के बेसिस पे ये जो टेस्ट हम डिज़ाइन किए हैं इसको फ्री में अपीयर करो, और इसके लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. इस टेस्ट के बेसिक्स में, इस टेस्ट के बेसिस में तुम्हें समझ में आएगा कि जो भी तुम्हारे टॉपिक्स इस लेक्चर में डिस्कस हुए हैं उसमें तुम्हें कितना समझ में आया है. ओके, इट विल फर्दर स्ट्रेंथन योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड थियोरेटिकल नॉलेज. ओके, अगेन इस चैनल में हम यहाँ पे फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे तुम्हारा टोटल सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जो भी तुम्हारे फ्री लेक्चर्स हैं सभी इस चैनल में अवेलेबल है, और इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ओके, फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि तुम्हारा पास सफिशेंटली रीडिंग मटेरियल्स हो टू फर्दर गेट अ elaborate knowledge upon the concepts and theories discussed in this classes. ओके, तो इसके ये टोटली फ्री है, इसके भी जो लिंक्स हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. फ्री में स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल करा रहे हैं, इसके भी लिंक्स. ओके, तो आई हैव मेड दिस चैनल टू हेल्प यू गाइज आउट. ओके, एंड इसी में मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए. तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Okay, and also tell your friends about it, tell your friends about it. My name is Shakti and this is SIT classes.
तो नेक्स्ट लेक्चर मोशन के में और डिटेल में मोशन को समझने की और डिटेल में कंसेप्चुअली और इलेबोरेट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।